सीरिया के प्रमुख शहर अलेप्पो पर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल-शाम (HTS) का कब्जा हो गया है। HTS के नेतृत्व में अन्य चरमपंथियों ने हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। हाल के सालों में वो दुनिया के सामने अपना उदारवादी चेहरा पेश करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें पकड़ने के लिए $1 करोड़ का इनाम रखा है। आज के वीडियो में बताएंगे कि कौन है अबू मोहम्मद अल-जुलानी। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है और एक सप्ताह पहले जब विद्रोहियों ने सीरिया के उत्तर पश्चिम में इदलिब स्थित अपने ठिकाने से हैरान करने वाला अपना अभियान शुरू किया था, तब तक सीरिया में बशर अल असद के पतन के बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा होगा। बशर अल असद साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद के निधन के बाद सत्ता में आए थे। हाफिज ने 29 साल तक सीरिया पर शासन किया था। उनका शासन भी अपने बेटे असद के शासन की तरह कठोर था, यानी बशर अल असद को एक कठोर और दमनकारी सियासत विरासत में मिली थी। हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि असद अपने पिता से अलग होंगे, शायद थोड़े ज्यादा खुले विचारों वाले और थोड़े कम क्रूर, लेकिन ये उम्मीदें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और अब HTS ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़ चुके हैं। इस तख्ता पलट के नेता हैं अबू मोहम्मद अल-जुलानी। कौन है अल-जुलानी? अबू मोहम्मद अल-जुलानी एक उपनाम है। उनका असली नाम और उम्र विवादित है, बहुत सारे इस पर कंट्रोवर्सी हुई है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर PBS ने फरवरी 2021 में अल-जुलानी का एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त जुलानी ने बताया था कि जन्म के समय उनका नाम अहमद अल-शारा था और वो सीरियाई हैं। उनका परिवार गोलन इलाके से आया था। उन्होंने कहा था कि उनका जन्म सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था, जहां उनके पिता काम करते थे, लेकिन वो खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में पले बढ़े हैं। हालांकि ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि उनका जन्म पूर्वी सीरिया के दर एज जोर में हुआ था और ऐसी भी अफवाहें हैं कि इस्लामी चरमपंथी बनने से पहले उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की रिपोर्टों के अनुसार उनका जन्म 1975 से 1979 के बीच हुआ था। इंटरपोल का कहना है कि उनका जन्म 1979 में हुआ था, जबकि अस सफीर की रिपोर्ट में उनका जन्म 1981 बताया गया है। अल-जुलानी कैसे इस्लामी समूह के नेता बने, ये एक बड़ा सवाल है। माना जाता है कि साल 2003 में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं के इराक पर हुए हमले के बाद अल-जुलानी वहां मौजूद जिहादी ग्रुप अल-कायदा के साथ जुड़ गया था। अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन सेना ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और उनकी बात पार्टी को सत्ता से हटा दिया था, लेकिन उन्हें विभिन्न चरमपंथी समूहों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। साल 2010 में इराक में अमेरिकी सेना ने अल-जुलानी को गिरफ्तार कर लिया और कुवैत के पास स्थित जेल कैंप बुका में बंदी बनाए रखा। माना जाता है कि यहां उनकी मुलाकात उन जिहादियों से हुई होगी जिन्होंने इस्लामिक स्टेट IS का ग्रुप का गठन किया था और यहां इराक में आगे चलकर IS के नेता बने अबू बकर अल-बगदादी से भी उनकी मुलाकात हुई होगी। अल-जुलानी ने मीडिया को बताया कि जब 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में हथियारबंद संघर्ष शुरू हुआ तो अल-बगदादी ने उन्हें वहां ग्रुप की एक शाखा शुरू करने के लिए भेजने का इंतजाम किया। उसके बाद अल-जुलानी एक हथियारबंद ग्रुप नुसरा फ्रंट या जबहत अल-नुसर भी कहते हैं उसको, नुसरा के कमांडर बन गए, जिसका गोपनीय संबंध इस्लामिक स्टेट से था। जंग के मैदान में इसने काफी कामयाबियां हासिल की। साल 2013 में अल-जुलानी ने नुसरा फ्रंट का संबंध IS से तोड़ लिया और इसे अल-कायदा के मातहत ला दिया। हालांकि 2016 में उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में अल-कायदा से भी अलग होने का ऐलान किया था। साल 2017 में अल-जुलानी ने कहा कि उनके लड़ाकों ने सीरिया के अन्य विद्रोही ग्रुपों के साथ विलय कर लिया है, उससे मिल गए हैं और हयात तहरीर अल-शाम HTS का गठन किया। अल-जुलानी इस पूरे ग्रुप को कमांड करते हैं। अल-जुलानी किस प्रकार के नेता हैं, ये जानना भी दिलचस्प होगा। अल-जुलानी के नेतृत्व में HTS उत्तर पश्चिम सीरिया में इदलिब और आसपास के इलाकों में सक्रिय प्रमुख विद्रोही ग्रुप धीरे धीरे बन गया। जंग के पहले इस शहर की आबादी 27 लाख हुआ करती थी और कुछ अनुमान ऐसे लगाए गए हैं कि विस्थापित लोगों के आने से एक समय शहर की आबादी 40 लाख तक पहुंच गई थी। ये ग्रुप इदलिब प्रांत में सल्वेशन गवर्नमेंट को नियंत्रित करता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आंतरिक सुरक्षा मुहैया कराने की में वहां के स्थानीय प्रशासन की
की तरह ही वहां पे काम करते हैं, यानी पूरा नियंत्रण है वहां पर। साल 2021 में ही अल जुलानी ने पीबीएस को बताया था कि उन्होंने अलकायदा की वैश्विक जिहाद वाली रणनीति का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उनका मुख्य मकसद सीरिया को राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना था, और यह भी कि अमेरिका और पश्चिम का भी यही मकसद था। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र, यह इलाका यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करता। यह क्षेत्र विदेशी जिहाद को अंजाम देने का मंच नहीं है। साल 2020 में एसटीएस ने इदलिब में अलकायदा के ठिकानों को बंद कर दिया, हथियार जब्त कर लिए और इसके कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया। इसने इदलिब में इस्लामिक स्टेट की सक्रियता पर भी अंकुश लगा दिया। एसटीएस ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में इस्लामी कानून लागू किया है, लेकिन दूसरे जिहादी ग्रुपों के मुकाबले इसमें बहुत कम कड़ाई की जाती है। ऐसा अपडेट कल तक था। यह सार्वजनिक रूप से ईसाइयों और गैर मुस्लिमों के साथ संपर्क करता है। अपने अधिक उदारवादी रुख को लेकर जिहादी ग्रुपों की आलोचना के निशाने पर भी रहा है। हालांकि जो ह्यूमन राइट संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने एसटीएस पर जनता के विरोध प्रदर्शनों को दबाने और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया है। अल जुलानी ने इन आरोपों से इनकार किया है। एसटीएस को पश्चिम और मध्य पूर्व की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चरमपंथी संगठन की सूची में रखा है, क्योंकि अल जुलानी का जो अतीत है वो अलकायदा से जुड़ा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए अमेरिकी सरकार ने उन पर $1 करोड़ का इनाम रख रखा है। बहरहाल सीरिया में भारत के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसे चलाने के लिए 90 भारतीय वहां पर हैं, और भारत सरकार के मुताबिक ये सभी लोग सुरक्षित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर बात करते हुए। दीजिए इजाजत मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।